आज अपना है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रही हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एक को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, कैसे क्रिएट होगा, इसकी बात करेंगे। हाँ जी, अच्छा ये रह गया लास्ट टाइम पे, ये पीपीएम रह गया था, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हमने बात करी थी परसेंटेज की, मास बाय मास परसेंटेज की बात की थी ना, तो मास बाय मास परसेंटेज में हमने बोला था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, वही अमाउंट बोला जाता है मास बाय मास परसेंटेज। यहाँ पे चेंज बस इतना है कि टोटल जो सॉल्यूशन होगा या जो टोटल सैंपल होगा वो होगा 10⁻⁶ ग्राम 1 मिलियन। ठीक है, 10⁻⁶ ग्राम अगर आपका टोटल कंटेंट है तो उसमें किसी सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, दैट नंबर इज कॉल्ड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे तो डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में अगर सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसको हम डिफाइन करते हैं पीपीएम में। जैसे अगर किसी सब्सटेंस जैसे फ्लोराइड वगैरह कितने डिसॉल्व हैं वाटर में, उनका अमाउंट बहुत कम होता है, छोटा अमाउंट होता है, तो उसको पीपीएम में डिनोट किया जाता है। पीपीएम में आपको पता है कि 10⁻⁶ में लेना है हमको, तो जैसे परसेंटेज में हम लोग 100 में निकालते थे, वैसे यहाँ पे पीपीएम में कैसे निकालेंगे, 10⁻⁶ में। तो अगर पीपीएम निकालना है किसी सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट के लिए पीपीएम निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट ले लीजिए ग्राम्स में डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। परसेंटेज 100 में निकालते थे, ये किस में निकालते हैं, टोटल कितने में निकालना है, 10⁻⁶। इसको बोलते हैं पीपीएम। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, बात एक ही है, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल मास ऑफ सैंपल, जो आपने सैंपल लिया स्टडी करने के लिए, दोनों बात एक है। ठीक है, इसकी जगह पे जैसे यहाँ पीपीएम है, अगर पीपीबी लिख दिया जाए आपको, कंसेंट्रेशन पीपीबी, तो उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। उसमें चेंज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में 10⁻⁹ आ जाएगा। ठीक है, पीपीबी अगर निकालना है कॉन्सेंट्रेशन पार्ट्स पर बिलियन में, तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट ग्राम में ले लीजिए, और टोटल सैंपल मास इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 9 पीपीबी। नोट हो गया, वो क्वेश्चन आ गया आपको। तो यहाँ पे आपके कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होते हैं।
एक कंसंट्रेशन टर्म बोर्ड के पेपर में, एक कंसंट्रेशन टर्म जेईई मेंस के पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म, जिस कंसंट्रेशन टर्म में फॉर्मूला में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब वॉल्यूम आएगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उसकी वैल्यू में चेंज आता है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो आप मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप बोलते हो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आ गया ना, तो जिसके भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मान लो यहाँ पे आपको लिख दिया मोल फ्रैक्शन के बारे में बताइए कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, किसी का भी अगर मान लो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम ए के मोल्स डिवाइडेड बाय ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स लेते हैं। मान लो दो चीजें हैं ए और बी, तो ए के मोल्स डिवाइडेड बाय ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। ये मोल्स है, ये भी मोल्स है, ये भी मोल्स है। आपको पता है मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो दोनों जगह पे मास आएगा ना, वॉल्यूम तो आएगा नहीं। यहाँ पे भी गिवन मास बाई मोलर मास आएगा, नीचे भी यही चीज आने वाली है। तो कहीं पे भी वॉल्यूम आया फॉर्मूला में, जहां पे वॉल्यूम नहीं आएगा, मास का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो वॉल्यूम, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। तो इसको आप लिखोगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जितनी भी यूनिट्स आपको कंसंट्रेशन टर्म बताए गए उनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन आपका वो है और कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट। जैसे ग्राम पर लीटर बोल दिया, तो ग्राम पर लीटर में नीचे लीटर आ गया तो वो डिपेंडेंट हो जाएगी। जैसे आपको बोल दिया मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन में ऊपर भी मास आता है फॉर्मूला में, नीचे भी टोटल मास आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जहां पे वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा वो चीजें क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे परसेंटेज था V बाई V, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। परसेंटेज था W बाई V, तो वहां पे भी वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जहां पे भी वॉल्यूम आ गया वहां पे वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के। अगर वॉल्यूम नहीं है, मास है केवल, तो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट। ये एक मोलैरिटी और मोलैलिटी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखे तो अच्छी बात है, अदरवाइज ज्यादातर काम अपना क्या होता है, रिलेशन से ही बन जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेपर प्रेशर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वेपर प्रेशर। ठीक है, पहले समझ लो, हाँ, फिर उसके बाद लिखना। नहीं नहीं, कंसंट्रेशन टर्म पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। देखो, जैसे मान लो सपोज ये कोई ओपन कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है,
तो लिक्विड में आपको पता है कि लिक्विड में अपने आप कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन होता रहता है, वेपर के फॉर्म में लिक्विड अपने आप बाहर निकलता रहता है, आपको पता है। वेपर क्या होती है, बाहर जाती रहती है। ठीक, ये कंटेनर हमने कैसा लिया है, ओपन। अच्छा, ओपन कंटेनर है तो वेपर बनेगी और वेपर एटमॉस्फेयर में बाहर जाती रहेगी, लिक्विड के ऊपर रुकेगी नहीं, बाहर जा रही है, निकल रही है। ओपन कंटेनर ले लिया तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रेशर वहां पे लिक्विड के सरफेस पे कोई सिग्निफिकेंट प्रेशर दिखाई नहीं देगा, ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसका मतलब ओपन कंटेनर में हम लोग वेपर प्रेशर की बात नहीं करते। अगर यही हम ले लें क्लोज कंटेनर, ये ओपन था, अगर इसी कंटेनर को आप कर दो क्लोज, कोई भी सिस्टम लगा के मान लीजिए आपने इसको कर दिया क्लोज, ये अपना क्लोज कंटेनर। ठीक, तो क्लोज कंटेनर में भी क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखते हो लिक्विड अगर है तो लिक्विड में टेंडेंसी होती है वेपर बनाने की, अगर वो लिक्विड ऐसा है जो वेपर बना सकता है। ठीक है, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वेपर नहीं बनाते हैं, तो वो क्या होंगे, पड़े रहेंगे नीचे की तरफ। होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल अंदर की तरफ होंगे। ये मॉलिक्यूल कहाँ पे है, लिक्विड के सरफेस पे है, सरफेस मॉलिक्यूल बोल दो, और जो अंदर की तरफ होंगे उनको बोल दो बल्क। दो तरीके के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको लिक्विड में। ठीक, अब देखो ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम देखें तो इनके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं ढेर सारे, और आपको पता है अगर प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन फिजिक्स में हम लोग पढ़ें तो हमें बताया जाता है कि फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और गैसेस में या लिक्विड में प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, वेपर की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, गैसेस में प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, और जब कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और उसी फोर्स के थ्रू क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग देखें अंदर वाले मॉलिक्यूल को, अंदर वाले मॉलिक्यूल को देखो तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी तरफ से इस पे प्रेशर, इस पे सब तरफ से एक्सर्शन आएगा। लेकिन अगर सरफेस वाले मॉलिक्यूल को देखो तो इस पे नीचे की तरफ से इधर से ही एक्सर्शन आएगा केवल, ऊपर तो ये फ्री है, ऊपर कोई मॉलिक्यूल है नहीं। ठीक है, वैसे अगर बोलो तो बोलेंगे एयर है, लेकिन वो इतना एक्सर्ट नहीं है, ऊपर मॉलिक्यूल है नहीं, इसके ऊपर क्या है, प्रेशर कम होगा ऊपर वाले मॉलिक्यूल, ऊपर वाले पे केवल नीचे से आ रहा है, इधर की तरफ से प्रेशर नहीं है। जो बल्क के मॉलिक्यूल है उनमें सब तरफ से लग रहा है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, इसीलिए क्या होता है कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं वही छोड़ते हैं सरफेस, मतलब वही वेपर बनाते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल ही वेपर बनाते हैं। दूसरी चीज, ये मॉलिक्यूल ऊपर है और ये मॉलिक्यूल अंदर है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस आप ऐसे कह सकते हो कि 4 लोग हैं मान लीजिए, और उसमें ऊपर जाने का जो वो है, क्या कहते हैं, जो क्राइटेरिया है वो ये है कि लड़ाई झगड़ा करके कौन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर पहुंच गया उसने सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रगल किया, सबसे ज्यादा स्ट्रगल करके वो क्या चला गया, ऊपर चला। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है इस मॉलिक्यूल की, इसीलिए अंदर पड़ा हुआ है। ऊपर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो इनसे लड़ाई झगड़ा करके उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हिलता डुलता हुआ ऊपर पहुंच गया है। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी,
जो अंदर के मॉलिक्यूल होंगे, बल्क वाले मॉलिक्यूल होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक, अब ये ऊपर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ वेपर फॉर्मेट में जाएंगे। हाँ, सरफेस वाले ऊपर जाएंगे, वेपर बनाएंगे। तो प्रोसेस क्या होगा, लिक्विड से क्या बनेगा, वेपराइजेशन कह सकते हैं या इवेपोरेशन कह सकते हो। लेकिन ये जो वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है वो केवल ऐसा नहीं होगा कि वेपराइजेशन ही होगा, वेपर ही बनेगी। धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि कुछ वेपर्स धीरे धीरे लिक्विड में भी कन्वर्ट हो। मतलब यहां से लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बना रहे हैं, और कुछ टाइम में आप देखोगे कि कुछ मॉलिक्यूल वेपर के ऐसे होंगे जो धीरे धीरे लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अगर रिवर्स प्रोसेस होगा तो कंडेंसेशन। यानी दोनों प्रोसेस क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि दोनों में आ गया है इक्विलिब्रियम। मान लो कि 5:01 पे आपने देखा कि 10 मॉलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट हो गए, और फिर आपने 5:02 पे देखा कि 10 मॉलिक्यूल्स वेपर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 सेकंड बाद देखा, तो अगर उन मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम है, हर सेकंड में जितने लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि दोनों स्टेट में क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम। वापस थोड़ा ठंडा होगा तो कंडेंस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अगले सेकंड ही नहीं, वो तो सेकंड मैंने एग्जांपल दे दिया, अगले सेकंड नहीं, टाइम लगेगा भाई। तो लिक्विड और वेपर में क्या होगा, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस स्टेट में भी कुछ तो वेपर के मॉलिक्यूल यहाँ लिक्विड के सरफेस पे होंगे ही ना, ऊपर की तरफ। उस टाइम पे ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के सरफेस पे, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किस तरीके से डिफाइन करोगे आप, कि कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज। दूसरी चीज, वो प्रेशर कौन सा प्रेशर है, जब लिक्विड और वेपर में क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, उस स्टेट पे लिक्विड के सरफेस पे वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल इकट्ठा हुए हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। डायग्राम बना लो, फिर डेफिनेशन लिखवा दो। पहले डेफिनेशन लिखनी है, लिख लो भैया, लिख लो। It is pressure applied on the surface of liquid by vapors when an equilibrium is established between liquid and vapor phase। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ये नोट हो गया तो डायग्राम पे कंडेंसेशन के बाद तो लिक्विड में आ गया, वो तो वेपर में है नहीं। ये लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो ऊपर चले गए वेपर बन गए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए, वो इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे लिक्विड के सरफेस पे। कंडेंसेशन का ये रोल है कि वेपर प्रेशर तब डिफाइन होता है, ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस ज्यादा हो रहा है एक प्रोसेस कम हो रहा है तब आप जो प्रेशर है उसको वेपर प्रेशर कह दोगे। वेपर प्रेशर तब आप बोलोगे जब दोनों स्टेट में इक्विलिब्रियम आ जाए। नोट करो, दिमाग की बत्ती जल रही है ना, धीरे धीरे जलेगी। वो देखते हो आप लोग कि नहीं मोटू पतलू, तो उसके दिमाग की बत्ती कैसे जलती है? समोसे। तो यहाँ वो अवेलेबल नहीं है, पैसे ही जलानी पड़ेगी आपको दिमाग की बत्ती। हो गया? अरे ये नीचे क्या हुआ मेरे दुपट्टे से? चिड़िया उड़ गई है। दाता प्रभु जल्दी करिए, अभी डेफिनेशन हुई है, बना नहीं पा रही, जल्दी करिए। ऐसे करेंगे तो हो गया? तुम्हारा तो पहले ही हो गया। अब क्या हुआ? जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ तुम लोग। ये समझने के लिए बना हुआ है, सब है बुक में, लेकिन थोड़ा सा साथ साथ में बनाएंगे तो दिमाग में बैठेगा। हो गया? चलो भैया, अब वेपर प्रेशर देखो, वेपर प्रेशर कौन ज्यादा एक्सर्ट करेगा? जिसकी वेपर ज्यादा बनेंगी एक सेकंड में, जो वेपर ज्यादा बनाएगा वो वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो कौन से लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सब बातें थोड़ा सा कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा। फैक्टर्स affecting vapor pressure. आप देखो, जैसे मान लो हर्ष और वंश है ना, इनमें अच्छी फ्रेंडशिप है, सपोज, मुझे पता नहीं है नहीं है, सपोज अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में झगड़ा कराना है तो मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी ना, एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा अगर अच्छी फ्रेंडशिप है। और अगर गंदी फ्रेंडशिप है, मतलब बहुत हल्की फुल्की है, तो एक बात बोली नहीं कि झगड़ा हो गया। तो अच्छी फ्रेंडशिप का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई ऐसा लिक्विड हो जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा हो, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, 10 न्यूटन का, ठीक है। तो अब अगर मॉलिक्यूल्स को ऊपर भेजना है वेपर फॉर्मेट में, वेपर फॉर्मेट में भेजने का मतलब अलग हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़े, धीरे धीरे ऊपर जाए और निकल जाए, यही होगा ना, वेपर प्रेशर तभी क्रिएट होगा। अब मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एक लिक्विड ऐसा है जिसमें कि 0.1 न्यूटन का फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो यहाँ पे फोर्स बहुत कम है ना। थोड़ी सी एटमॉस्फेयर से हीट वीट मिली, थोड़ी सी एनर्जी मिली,
ये क्या हो गए, फ्रेंडशिप को तोड़ करके निकल लिए, वेपर बना लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो वेपर आसानी से नहीं बनाएगा, और जो आसानी से वेपर नहीं बनाएगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, कम वेपर बनाएगा। मान लो 1 सेकेंड में कोई 10 मॉलिक्यूल्स को ऊपर भेज दे रहा है और कोई 1 सेकेंड में 2 मॉलिक्यूल को ऊपर भेज रहा है, तो 10 मॉलिक्यूल के वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा 2 के कंपैरिजन में। ये बात समझ आती है? तो इसका मतलब वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अगर रिलेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर उतना कम होगा, क्योंकि वेपर बनाने में दिक्कत आएगी उसको। हाँ, जैसे एक गंदा सा एग्जांपल है लेकिन समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये वाटर, ठीक है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें तुमने डाल दिया क्या, एक कोई ब्रिक का पीस डाल दिया, ईट डाल दिया आपने। अब ब्रिक क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। अब कोई साइंटिस्ट यहाँ पे बैठा है, बोला है ब्रिक का वेपर बनेगी क्या, तो आप क्या बोलोगे, ब्रिक की वेपर बनेगी, वेपर फॉर्मेट में जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, बैठा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है वेपर ऊपर में जाने का। और वाटर क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। अगर कंटेनर को क्लोज कर दो तो वेपर बनेगी, और वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा, तो वहां पे वेपर बनने के चांसेस हैं। इसी तरीके से 2 लिक्विड को अगर कंपेयर करो तो 2 लिक्विड के कंपेयर भी कर सकते हो आप। जैसे ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। जैसे मान लो सपोज इसमें हमने ले लिया वाटर और इसमें हमने ले लिया इथेनॉल, 2 लिक्विड ले लिए, 2 कंटेनर। एक में हमने भरा है वाटर और दूसरे में हमने भरा है इथेनॉल। ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में एक स्पेसिफिक फिनोमेना देखा जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की होती है कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 4H बॉन्ड बनाएगा पर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल में भी होगी, इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में भी H बॉन्डिंग होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है। यहां पे भी होगी H बॉन्डिंग, बट लेस देन वाटर। वाटर में H बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, इथेनॉल के कंपैरिजन। जहां पे H बॉन्डिंग ज्यादा हो गई इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो गया तो वेपर उतनी ज्यादा नहीं बनेगी जितनी ज्यादा इथेनॉल में बनेगी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ज्यादा बन रहा है ना, वहां भी हो रही है H बॉन्डिंग, यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे H बॉन्डिंग ज्यादा अमाउंट में होती है। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग ज्यादा है तो इसका मतलब
मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच ज्यादा रहेंगे, और ज्यादा अटैच होंगे तो वेपर कम बनाएंगे, वेपर कम बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? इथेनॉल का ज्यादा होगा और इसका कम। क्यों? आप ऐसे लिख सकते हो, H बॉन्ड वाटर के केस में ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके केस में ज्यादा होगा? पानी के केस में। तो जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा वहां पे वेपर कम बनेगी, वो जल्दी से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर वाटर का क्या होगा? कम होगा। C2H5OH का क्या होगा? ये तीनों पॉइंट को अलग अलग करके अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। बात क्लियर है या नहीं है ये भी बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो। भूवी, वेरोनिका, प्रणव, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, H बॉन्ड, बट यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, हमने देन लिख दिया क्यों? मेरी राइटिंग थोड़ा ऐसी वैसी है, आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, है ना? आप अच्छे हैं इसीलिए साथ साथ में लिख लेंगे तो ज्यादा आपको क्लियरिटी रहेगी। बाद में लिखेंगे तो सोचेंगे कहाँ क्या था। सही है, ठीक है। आप तो एक बार कर चुके हो ना, तो आप तेजी से उस पे जो लर्निंग वाले चैप्टर्स हैं उन पे उतर जाओ। जो भी आपको इस बार के अटेम्प्ट में आपकी कमी लगी, एक दिन अलग से मेरे से बात करना, ठीक है? तो मैं बताऊं। ये नोट हो गया? अब देखो, जैसे मान लो कि तुम ले लो C2H5OH एक लिक्विड, और एक लिक्विड ले लो ग्लिसरॉल। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये है इथेनॉल, इसको क्या कहते हैं? ठीक है। जब कंपाउंड में OH बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, OH का नंबर बढ़ता जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ती जाती है, क्योंकि O भी बढ़ेगा और H भी बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो अगर ध्यान से देखो तो C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस O और इस H की वजह से होगी, ठीक। लेकिन अगर इसमें देखो तो इसमें एक OH ये, एक OH ये, एक OH ये, यहाँ पे आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में अगर ये हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे भी हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और अगर इसके बगल में, भाई हमने ग्लिसरॉल लिया तो ग्लिसरॉल का एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ढेर सारे होंगे सैंपल में, तो उनके बीच में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे हमें देखने से क्या पता लगा कि इथेनॉल में नंबर ऑफ OH क्या है? नंबर ऑफ OH कम है। तो जहां पे नंबर ऑफ OH कम है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी इसके कंपैरिजन में। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कम बनेंगे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन, इन दोनों को कंपेयर कर। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लेस होगा। और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ वो वेपर आसानी से बनाएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा।
तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो इन दोनों केस को अगर देखो तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? C2H5OH का ज्यादा होगा CH2OH CHOH CH2OH के कंपैरिजन। ठीक है, नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल भी। इसका मतलब जो कंपाउंड है, जो आपने जिसकी वेपर आप बनाना चाहते हो, उसका नेचर खुद का कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है या कोई और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, तो वहां पे वेपर बनना क्या होगा? डिफिकल्ट हो। जैसे हम बोलते हैं नमक है ना, नमक का क्रिस्टल NaCl ले लिया, तो NaCl भी तो कंपाउंड है, तो वेपर क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि क्रिस्टल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वहां पे। हो गया? अब दूसरा फैक्टर देखिए, जैसे मान लीजिए आप टेम्परेचर की बात कर लो, तो आपको पता है वैसे भी अगर आप पैन में पानी को रखिए, गर्म करिए, तो आप टेम्परेचर जैसे जैसे हीट करते जाओगे वैसे वैसे उसकी वेपर बनती जाएगी ना, तो वेपराइजेशन बढ़ता जाएगा। आप हीट करते जा रहे हो, ज्यादा वेपर ऊपर बनती जाएगी, है ना? तो इसका मतलब टेम्परेचर की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर। अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का, ये ग्राफ याद रखिए। पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसके बाद बना लीजिए। प्रणव क्या हुआ आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। चलो, अब वेपर प्रेशर की हमने बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तब वेपर प्रेशर की बात कैसे करोगे, उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसकी थोड़ी सी बात। तो आप लिखिए, हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं प्योर लिक्विड, मतलब दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं उसको। तो लिखिए वेपर प्रेशर of solution of two volatile liquids। हाँ, फैक्टर्स। अब आप बोलेंगे वॉलेटाइल टर्म यूज कर दिया, वॉलेटाइल टर्म का क्या मतलब है? वेपर प्रेशर की बेसिस पे सब्सटेंस को आप दो तरीके से बोल सकते हो, एक जिसकी वेपर बनेगी उसको बोलोगे वॉलेटाइल, और एक जो वेपर
नहीं बनाएगा उसको बोलोगे नॉन वॉलेटाइल। अगर वेपर बन ही नहीं रही है तो उसको क्या बोलोगे? नॉन वॉलेटाइल। और अगर वेपर बन रही है तो उसको क्या बोलोगे? वॉलेटाइल। ठीक है। अब वेपर बन रही है तो वेपर प्रेशर होगा ना, तो वेपर प्रेशर होगा मतलब वेपर प्रेशर नॉन जीरो। और अगर कहीं पे वेपर बन ही नहीं रही है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा, वेपर तो नहीं बन रही। तो ये तो हमने सब्सटेंस को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया वेपर प्रेशर की बेसिस पे। जिसकी वेपर बनती है वॉलेटाइल, जिसकी नहीं बनेगी उसको नॉन। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है वो सॉल्यूशन बनाया है दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करके। ठीक है। अब देखो, अगर कोई आपका सिंगल लिक्विड है, सपोज अकेला कोई आपने लिक्विड ले लिया, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर होता है या वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग डिनोट करेंगे इस तरीके से। मान लो लिक्विड है ए, कोई सिंगल लिक्विड, एक लिक्विड लिया हमने ए, ठीक है, और उसको हमने बोल दिया, यहाँ पे बोल दो प्योर। जब आपने बोला सिंगल लिक्विड, इसका मतलब वही लिक्विड है, उसमें कोई दूसरा लिक्विड नहीं है, तो उसको आप प्योर लिक्विड भी बोल सकते हो। ठीक, तो एक ही लिक्विड है तो उसका जो प्रेशर होगा, मान लो ए लिक्विड है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं पीए नॉट। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब उसमें कोई चीज मिक्स नहीं की गई। क्लियर है इतनी बात? अब बनाते हैं सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग। नोट करना था। बस ऐसी ही बातों में मन लगता है ना? हाँ हाँ, दादाजी खुश हो गए। वंश, आपको पता है हमारी क्लास के दादाजी हैं? किसने बोला था तुमको? पीयू ने। तो मुझे तो याद है ना किसने बोला था। हैं? अभी मैथ्स में है वो, और उसके दोस्त भी यहाँ पे होंगे, वो बताएंगे उसको। चलो, हो गया। अब देखो, जैसे मान लो हम एक सॉल्यूशन बनाना चाह रहे, बनाना चाह नहीं रहे, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें हमने क्या मिक्स किया है? ए और प्योर ए ले लिया और प्योर बी ले। अब प्योर क्यों लिखें, अब तो प्योर रहा नहीं। एक लिक्विड लिया है ए, दूसरा लिया है बी, ये भी वॉलेटाइल है और दूसरा वाला भी क्या है? वॉलेटाइल। ठीक, वॉलेटाइल का क्या मतलब है? कि दोनों की वेपर बनेगी। कुछ मान लो मॉलिक्यूल्स ए के होंगे वो वेपर बनाएंगे, कुछ मान लो बी के होंगे वो बनाएंगे वेपर। दो तरीके के मॉलिक्यूल्स की आपको क्या दिखाई देगी?
वेपर दिखेगा। ठीक है, तो अब इतनी बात तो समझ में आती है कि पहले अगर मान लो किसी उस कंटेनर में हमने केवल ए लिया था, तो उस पे जो प्रेशर होता वो ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से होता, ए के वेपर मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो वहां पे वेपर प्रेशर हम बोलते ए का। अगर हमने केवल बी ले लिया लिक्विड कंटेनर में, तो केवल बी के वेपर्स बनेंगे, तो वहां पे जो प्रेशर होता वो बी का बोलते हैं। यहाँ पे केस क्या हो गया, दोनों वोलेटाइल हैं और दोनों कहाँ हैं, वेपर में जा रहे हैं, दोनों वोलेटाइल हैं तो वेपर में जाएंगे। तो इसका मतलब अब जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। तो अब जो टोटल वेपर प्रेशर हमें निकालना है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं हम लोग। अब पी टोटल जो होगा, टोटल वेपर प्रेशर, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों की वजह से वेपर प्रेशर लगेगा। ठीक, अब मान लीजिए आप कि ये जो लिक्विड है सॉल्यूशन, इस लिक्विड सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप मान लीजिए काई ए, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, काई ए। और इसी तरीके से इसी लिक्विड में आप बी के मोल फ्रैक्शन अगर आपने सपोज कर लिए काई बी, ठीक है, तो जब ये दोनों मिक्स किए गए हैं और इनके मोल फ्रैक्शन मिक्स करने के बाद इसका काई ए या जीटा भी बोलते हैं इसको, जीटा ए और ये जीटा बी है। ठीक है, तो अब अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है तो वेपर प्रेशर कैसे निकलता है, ए का जो प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू ए, ये जो प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है ए का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो प्रेशर, जो भी मान लो कि वेपर प्रेशर में टोटल वेपर प्रेशर 10 mmHg है, 10 mmHg में मान लो ए वेपर प्रेशर आपका एग्जर्ट कर रहा है 8 mmHg, तो 8 mmHg जो होगा वेपर प्रेशर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी मोल फ्रैक्शन होगा ए का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, PA is directly proportional to zeta A। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे आता है PA is equal to PA नॉट इंटू जीटा। ये क्या है, अगर केवल आप A लेते तो उसका जो वेपर प्रेशर होता वो होता PA नॉट। इसका मतलब ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जब ए आप अलग से ले लेते तो उसका जो भी वेपर प्रेशर होता ये वैल्यू बोली जाती है PA नॉट। क्वेश्चंस में ये सब कुछ दिया होगा, आपने बस ये रिलेशन समझना, वो वैल्यू होगी PA नॉट। अगर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ए के ही मोल फ्रैक्शन से तो जो टोटल सॉल्यूशन में ए प्रेशर क्रिएट करेगा वो प्रेशर आ जाए। तो PA इज इक्वल टू PA नॉट मल्टीप्लाइड बाई XA या जीटा। इसी तरीके से इसी सॉल्यूशन में अगर B के लिए देखो तो B के लिए क्या आ जाएगा, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा B, और PB अगर निकालोगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही यहाँ पे आ जाएगा PB नॉट इंटू जीटा B। हाँ, नॉट जो साइन है, ये जो नॉट आप लगाओगे जिसको मैं नॉट पढ़ रही हूँ ये किसके लिए है,
प्योर के लिए डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे आ गया वेपर प्रेशर ड्यू टू बी इन द सॉल्यूशन ऑन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर बी की वजह से जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो कितना है, प्योर बी का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन। अब इतना लगा रहा है बी, इतना लगा रहा है ए, तो टोटल दोनों की वजह से होगा ना, तो पी टोटल कैसे निकालेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या था, पी ए नॉट इंटू जीटा ए, पी बी नॉट इंटू जीटा बी। ये याद रखना है। फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड से नोट कर लीजिए, कर लिया। अगर लिक्विड अकेला है तो पीए का कोई मतलब ही नहीं है, पीए नॉट ही होगा उसका प्रेशर। जब उसको सॉल्यूशन में डालोगे, मतलब किसी के साथ मिक्स करोगे, तब पीए आएगा। ये स्लाइड हो गई, तन्मय हो गई। तुम्हारी रफ फेयर एक ही तरह लगती है, वंस दिखाओ, नोट कर लिया। कॉपी दो हर्ष, कॉपी लेके कैसे दिखा रहे हैं। पलक नोट करो जल्दी, तुम क्या सोच रही हो। हर्ष आप दिखाओ, चलो नेक्स्ट स्लाइड नोट कीजिए। जी डिटेल में साथ में लिखा करो। हाँ, ऑन होल सॉल्यूशन। ये प्रेशर ड्यू टू ए है, जहां पे पी बी है वो प्रेशर ड्यू टू बी है, फिर टोटल निकाल लिया हमने। क्योंकि टोटल अगर वेपर प्रेशर देखोगे तो ए और बी दोनों की वजह से होगा ना। तो काई ए और काई बी क्या है, जीटा ए जीटा बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। जीटा भी बोलते हैं, जीटा भी बोलते हैं, जीटा, जीटा, जीटा पोटेंशियल। हो गया। प्रणव नोट कर रहे हो आप। यस मैम। जी बोलिए। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट तो दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं ना। बॉइलिंग पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वेपर प्रेशर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बताते हैं, अभी आएगा, आने ही वाला है, आरएलवीपी के बाद वही आएगा। डन, चलो भैया, ये बात सबको समझ आ चुकी है अच्छे तरीके से। ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अप्लाई करेंगे, सवाल करेंगे, इजी सवाल आ सकता है इस पे आए तो।
सवाल लिखिए बढ़िया सा, सस्ता सुंदर टिकाऊ। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। जी, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ये दोनों जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं। अल्कोहल इन जनरली क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। मिथेनॉल एंड इथेनॉल 44.5 mmHg and 88.7 mmHg। mmHg को चेंज नहीं करना है ना, इसी तरीके से निकल जाएगा। An ideal solution is prepared by mixing of 60 gram ethanol and 40 gram methanol। Calculate total vapor pressure of solution। तन्मय नोट करो, कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन के डेटा सुन लीजिए, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पहली लाइन में वेपर प्रेशर इथेनॉल मिथेनॉल का लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्योर वाला वेपर प्रेशर दिया है। एक प्योर इथेनॉल का 44.5 है और प्योर मिथेनॉल का 88.7। फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, और मिक्स कितने अमाउंट में किया गया वो दिया हुआ है आपको, 60 ग्राम और 40 ग्राम। आपको मोल्स नहीं दिए हैं, आपको मोल फ्रैक्शन नहीं दिए हैं, आपको कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोल निकालेंगे, फिर दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तब आपका आंसर निकलेगा। कोई ऐसा जिसको बात क्लियर नहीं हुई? आपको मोल नहीं गिवन है, आपको जीटा नहीं गिवन है, mmHg छोड़ दो, mmHg प्रेशर की यूनिट है, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। ये प्रेशर दिया हुआ उसका वेपर प्रेशर, mmHg प्रेशर की यूनिट है, टोटल वेपर प्रेशर। ये प्योर के वेपर प्रेशर दिए, हाँ PA0 PP0 दिया है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया है? तन्मय क्लियर है क्वेश्चन? तो करने की कोशिश कीजिए। अभी अभी लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने आपको क्या समझाया था, न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, करेंगे तभी एग्जाम में भी करेंगे। पलक चालू करो, पहले मोल्स निकालो अलग अलग, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर वैल्यू रखो। किसी को कोई फॉर्मूला नहीं आता हो तो पूछ लो, मोल निकालने नहीं आता है, मोल फ्रैक्शन निकाल। CH3OH, मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, मीथेनॉल इज CH3OH, और इथेनॉल होता है C2H5OH। मैं करके बता दूं क्या, अगला करेंगे आप? अगर समझ आ गया है तो करो। ऑनलाइन वाले बच्चे कर पा रहे हैं? आ रहा है ना, तो करिए। मोल फ्रैक्शन आ गया तब तो आ जाएगा, डन, फिर तो मल्टीप्लाई करके जोड़ना ही तो है। कहते नहीं आ रहा है?
कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो भी सीधे सीधे डेटा ही रख दो। अगर पूरा फाइनल नहीं आ रहा है तो डेटा तो रख सकते हो ना। हाँ सीधे सीधे रखो, फिर फाइनल दिखाओ कि आंसर क्या बन रहा है। मतलब आ गया, दिखाओ। सीधे तो नहीं रख दिया? 34 किसका रखा और 32 किसका? इन दोनों के मोलर मास में इतना ही डिफरेंस है? वैल्यू तो सही रखो। हो रहा है? इसकी कितनी रखी? 32, इसका 46। हाँ ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई यहाँ कैसे आ गया? नहीं वो तो ठीक है। अच्छा कॉमन ले लिया। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ नीचे कॉमन आ गया। हाँ कितना आ रहा है? 62 पॉइंट आया। 60 मेरे पास आ रहा है 66.13। चलो देखो बोर्ड पे देख लो, अभी शोर नहीं करेंगे। जिसका आ गया वो भी देखो, जिसका नहीं आया वो भी देख लो एक बार के लिए। डेटा बोलना अभी तुम लोग। मोल्स ऑफ पहले निकालने मीथेनॉल के। मीथेनॉल के ग्राम कितने दिए हुए थे? 40 दिया हुआ था मीथेनॉल का। इथेनॉल का कि मीथेनॉल का? 60 एंड 40। हाँ ठीक है। मीथेनॉल का मोलर मास कितना आया? 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 32। और इथेनॉल के मोल्स कितने आ जाएंगे? 14 और जोड़ दो इसमें। 46। ये 60 था है ना? ठीक है। मोल्स आ गए। फाइव बाई 4 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? कटेगा कुछ? हाँ यही आएगा। ठीक। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो मीथेनॉल के। कितने आ जाएंगे? 5/4 प्लस 30/23। फिर इसका निकाल लो। क्या हो गया? हंसने की क्या बात है? ज्यादा ही आ रही तुम लोग को। C2H5OH का भी आ गया। ठीक है। अब काई निकल गया तो अब प्रेशर तो निकाल ही लोगे। P टोटल इज इक्वल टू P मिथेनॉल, P नॉट मिथेनॉल इंटू काई मिथेनॉल प्लस P नॉट C2H5OH इंटू काई C2H5OH। अब प्रेशर बोल दो जल्दी से। 44.5। इसका मिथेनॉल का 44.5। और यहाँ पे क्या आया? 5/4। और यहाँ पे क्या है?
88.7 और ये क्या है 30/20 है ना। और नीचे वाली वैल्यू को कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, हम नहीं करेंगे। कात्यायनी सोच रही है, मैम ने तो बता दिया रायता कर 66.13। हाँ ठीक है, उतना चलेगा। हाँ क्या नीचे डिवाइड क्यों किया, मोल फ्रैक्शन वाला ये वाला कॉमन नहीं आया था, ये वैल्यू वहां पे तो वही लगाइए। मैंने तन्मय को फॉलो कर दिया, तन्मय ने ऐसे किया। ठीक है, आपको आज के कॉन्सेप्ट पे 4 सवाल मैं पीपीटी में आपको भेजूंगी, आपको नेक्स्ट टर्न पे किए हुए मैं देखूंगी, आपकी कॉपी में किए हुए होने चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं आया वो बताएगा, जिसको आया वो भी बताएगा, और जिसने नहीं किया उसके फिर अब मैं बताऊंगी क्या होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।